गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आज हमें दो तीन टॉपिक पे डिस्कशन करना है। एक मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है गाउट के लिए, गाउट की पैथोफिजियोलॉजी। वैसे तो जब हम जॉइंट डिजीज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आना ही है, गाउट आना ही था, लेकिन कोई नहीं, कोई चीज़ को हम अर्ली डिस्कशन में लेके आ सकते हैं। एंड अभी गाउट से स्टार्ट करेंगे, देन आई विल कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक जो लास्ट क्लास में हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक को डिस्कस कर रहे थे। वहां पे हमने दो चीजें हमारी छूट गई थी। लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक, पूरा जो जीआई ट्रैक है उसकी जो पूरी लाइनिंग है वो कितनी लेयर से बनी होती है। चाहे वो एसोफेगस है, चाहे स्टमक है, चाहे इंटेस्टाइन है, सभी में ही वो सेम लेयर होती है। और जीआई ट्रैक को नर्व सप्लाई कहाँ से होती है, हालांकि ये नर्वस सिस्टम में भी हम पढ़ सकते थे, लेकिन फिलहाल इसका ओवरव्यू मिलना हमें जरूरी है। अगर टाइम रहा तो फिर हम बकल कैविटी एंड सैलिवरी ग्लैंड या माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद गाउट पैथोफिजियोलॉजी एंड द ट्रीटमेंट इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। फ्रेंड्स, गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है गाउट, जो ज्यादा प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के डिस्टरबेंस की वजह से होती है, या समझे कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के डिस्टरबेंस की वजह से गाउट होता है। इसको हाइपर यूरेशियम यूरेमिया भी हम बोलते हैं, या यूरिकेमिया भी हम बोलते हैं। बिकॉज इसमें यूरिक एसिड जो प्यूरिन के ब्रेकडाउन होने से बनता है। ध्यान देना, यूरिक एसिड जो प्यूरिन, एक टाइप का जो प्रोटीन ही है, उसके ब्रेक डाउन होने से क्रिएट होता है हमारी बॉडी में। लेकिन जब ये ज्यादा बन जाता है, व्हेन द प्यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, देन यूरिक एसिड भी एक्सेसिव बनेगा वहां पे। देन बॉडी इज नॉट एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली, बिकॉज इसके एलिमिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, इतना एलिमिनेट नहीं कर पाएगी बॉडी। और जब यूरिक एसिड का एक्सेस होगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन जो जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वहां पे इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, इसकी बॉन्डिंग एक टाइप से हो जाती है। जाएगा तो पूरे टिश्यू स्पेस में, ये सब जगह जाएगा, लेकिन एक्चुअली वहां पे इसका स्पेशली क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है। डिपोजिशन हो जाता है यूरिक एसिड का जॉइंट्स में, जिसमें इंटेंसिव पेन देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन होती है। और इस पूरे प्रोसेस को ही हम गाउट बोलते हैं। मीन्स द एक्सेसिव इंटेक और excessive production of purine, and then excessive breakdown of uric acid, and the crystallization, after that the crystallization of uric acid into the joint space. This whole process is known as gout or goutry arthritis. Goutry. नाउ प्यूरिन को हम थोड़ा समझते हैं। प्यूरिन इज ए important कंपाउंड ऑफ आवर बॉडी, जो डीएनए और आरएनए का पार्ट भी होता है। मैंने समझाया था आपको जब सेल का चैप्टर पढ़ाया। एंड हमारी बॉडी नेचुरली इसको प्रोड्यूस करती है, और कुछ हम फूड से भी इंटेक करते हैं। जैसे जो लोग
मीट खाते हैं, रेड मीट या मैक्सिमम टाइप के, सभी टाइप के मीट में जो है वो प्यूरिन होता ही है, एक्सेसिव भी हो जाता है। सी फूड, नॉन वेजिटेरियन लोग, और अल्कोहल, स्पेशली जो स्पेसिफिक फ्रूट से बनता है या फिर कोई स्पेसिफिक जो सीड्स होते हैं उनसे बनने वाली बियर जो स्पेसिफिक होती है। और कुछ और फूड्स भी हैं। पल्सेस हैं, दाल जिनको बोलते हैं, दाल में भी प्रोटीन प्यूरिन काफी होता है। नॉर्मली यूरिक एसिड बॉडी में सोलुबलाइज्ड ही रहता है और किडनी के थ्रू बहुत इजीली उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। बट जब ये एक्सेसिव एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, एक्सेसिव क्वांटिटी में बनेगा, तो फिर वही एलिमिनेशन के प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और हाइपर यूरेमिया या हाइपर यूरिकेमिया जो है वो डेवलप हो जाता है। अब यहाँ हमें इसके दो रीजन समझ में आते हैं। ये अगर आप स्पेसिफिकली आपने समझा होगा जो मैंने बताया, हाई यूरिक एसिड का जो कारण है वो एक ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड ड्यू टू द ओवर इनटेक और डिस्टरबेंस इन मेटाबॉलिज्म। मतलब जब प्यूरिन ज्यादा बन रहा है तब मेटाबॉलिज्म भी उसको ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा। और कुछ लोगों में ये जेनेटिक भी होता है, इसलिए इसमें अर्थराइटिस वर्ड जोड़ा जाता है। अर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून भी होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी वहां पे होती है। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से भी, ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स इन सम पीपल्स, वहां पे भी ओवर प्रोडक्शन होता है यूरिक एसिड का। और ऐसे नंबर ऑफ केसेस को अगर आप लाइन लगा के एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि रियल में वो उनकी प्रॉब्लम फैमिली में रन कर रही है। फर्स्ट रीजन ओवर प्रोडक्शन एंड सेकंड रीजन इज द अंडर एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड और अंडर एक्सक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। और ये कब होगा? जब किडनी यूरिक एसिड को प्रॉपरली टैकल हैंडल नहीं कर पा रही है, प्रॉपरली एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपरली एक्सक्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये तभी होगा जब ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा, या सम टाइम किडनी भी का फिल्ट्रेशन भी कम हो जाता है। और जब ब्लड में, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, व्हेन यूरिक एसिड की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है ब्लड में, तब ये एक तरीके से सेचुरेट कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी कि इसके क्रिस्टल बिल्कुल अलग बन जाते हैं, सुपर सेचुरेटेड सिचुएशन में चला जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन का, क्रिस्टल्स का फॉर्म होने लगता है, छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं। मोनोसोडियम यूरेट उसको बोलते हैं हम। और जो सॉफ्ट टिश्यूज और जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, मसल्स में भी डिपॉजिट होता है, इसलिए बॉडी पेन भी देखने को मिलता है इसमें। मस्कुलर फटीग भी होती है। इस टॉपिक को मसल्स वाले चैप्टर के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं हम, बिकॉज यूरिक एसिड मस्कुलर फटीग जनरेट करता है। और जब ये मोनोसोडियम यूरेट डिपॉजिट होने लगता है हमारे जॉइंट्स में, देन इम्यूनिटी विल बिहेव, विल ओवर बिहेव अगेंस्ट दीज क्रिस्टल्स। यानी कि नॉर्मल इम्यूनिटी के बिहेव से अलग बिहेव करती है, इम्यूनिटी सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है या अननेसेसरली एक्टिवेट होता है। अननेसेसरली बोल भी नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी जो क्रिस्टल है वो फॉरेन मटेरियल की तरह ही बिहेव करता है, जॉइंट्स में जाके फ्रिक्शन क्रिएट करता है।
क्योंकि वो क्रिस्टल है तो जैसे रेत के दाने होते हैं, डस्ट के जो क्रिस्टल होते हैं वैसे ही। तो इनके इस बिहेवियर की वजह से ही मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स स्पेशली एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर यहां से स्टार्ट होती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का भी एक चैप्टर अलग से लूंगा मैं आपका। इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कराता हूँ जल्दी से। हालांकि इम्यूनिटी में मैं सब कुछ करा चुका हूँ, अगर आप क्लब करेंगे तो इन्फ्लामेशन वहां से आप निकाल लेंगे। और इन्फ्लामेशन मैंने कराया भी था। इन्फ्लामेशन में वेजोडाइलेशन होता है, फिर हिस्टामिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। वेजोडाइलेट होने से वहां से न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस बाहर इंटस्ट्रियल स्पेस में आ जाते हैं, सूजन आ जाती है, वो सभी इन्फ्लामेशन का पार्ट होता है। और वही सब यहाँ भी होता है। बिकॉज मैक्रोफेजेस विल ट्राई टू एंगल्फ द क्रिस्टल्स, उनको खत्म करने की, उनको खाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कर नहीं पाते हैं। बिकॉज वो कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, ना कोई वायरस का सेल होता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, फिर साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, इंटरलुकिन 1 भी, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। मतलब इंटरलुकिन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स स्पेसिफिकली वहां पे, यानी कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स अपनी सेना को बुलाते हैं फिर वहां पे, भाई आइए ये मटेरियल है, उस पे हमला करना है। क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा ही लगता है। और जितनी ज्यादा सेना आएगी उतनी ज्यादा भयंकर लड़ाई होगी फिर वहां पे। देन दीज साइटोकाइंस फर्दरली इम्यून रेस्पॉन्स को एम्पलीफाई कर देते हैं, जो ऑलरेडी फॉल्स चल रहा है। मतलब वो कोई फॉरेन मटेरियल नहीं है, हमारी बॉडी से ही आया है। उसके अगेंस्ट में ये और एम्पलीफाई और इंक्रीज कर देते हैं उसको, जिससे और ज्यादा इन्फ्लोमेशन इन्फ्लामेशन होती है, और ज्यादा पेन होता है। और जॉइंट्स जो है डैमेज, क्रोनिक हो जाए तो जॉइंट्स जो है वो डैमेज, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल जैसे ही डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स में, वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है बहुत इंटेंसिव होता है, सीवियर पेन इसमें होता है। और साइटोकाइन, स्पेसिफिकली साइटोकाइंस और टीएनएफ, साइटोकाइंस, इंटरलुकिन्स और टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, वहां पे एक तरीके से वेजोडाइलेशन होता है। और ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी इन्फिल्ट्रेट होके टिश्यू स्पेस में आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और कुछ उसके साथ दूसरे कंपोनेंट भी आते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग और रेडनेस दिखती है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और क्योंकि वहां पे लगातार इम्यूनिटी फाइट चल रही है, आप किसी भी गाउट के पेशेंट के जॉइंट को जब टच करेंगे, देन यू विल फील कि उस पर्टिकुलर जॉइंट का टेम्परेचर बाकी बॉडी टेम्परेचर से इंक्रीज रहता है। बिकॉज एवरी टाइम वो बैटल ग्राउंड बना हुआ है, लड़ाई चल रही है वहां पर। और सूजन है इन्फ्लेमेशन की वजह से। ये पैथोफिजियोलॉजी है गाउट की। बहुत इजी करके मैंने समझाया। अभी और भी कुछ बताऊंगा इसमें। इस सेम कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स का माइग्रेशन भी होता है। भाई वो भी लिकोसाइट का ही पार्ट है, जॉइंट स्पेस में आ जाते हैं। और फैगोसाइटोसिस, एंगुलिफ करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। यानी कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है, इंटेंसिव पेन होता है, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी को हम यूज करेंगे, बताऊंगा अभी कैसे, क्या सिस्टम है। और कई बार गाउट के पेशेंट का पेन इंक्रीज भी हो जाता है हमारी मेडिसिन देने से, वो कैसे होता है वो भी समझाऊंगा इसमें।
गाउट में या हाई यूरिक एसिड में हम अगर स्टेज वाइज देखें तो एक एसिम्टोमेटिक स्टेज होती है इनिशियली, जब यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट होता है। समटाइम हमें लगता है कि वो अपनी रेंज में भी है, जैसे 6 पॉइंट कुछ से लेके 7 पॉइंट कुछ के बीच में वो रहना चाहिए। तो लगता है कि वो रेंज में भी है यूरिक एसिड, मेल में, फीमेल में थोड़ा कम होता है, बट या रेंज से बाहर भी है। तो इनिशियली सिम्टम नहीं आते हैं कई बार, और कई बार रेंज 8 के आसपास है फिर भी सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक रहता है, लेकिन जॉइंट्स में स्वेलिंग वहां पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये बहुत कम होता है, ज्यादातर गाउट में प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि इनिशियली पहले फटीग स्टार्ट होती है, बॉडी में थकान स्टार्ट होती है, और स्मॉल जॉइंट्स में स्टार्ट होता है ये होना। कैसे स्मॉल जॉइंट से क्यों होता है वो भी समझाऊंगा। अक्यूट प्रॉब्लम जनरेट होती है जब मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो एक सडन और पेनफुल अटैक होता है जॉइंट्स में। और मोस्टली जब टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे शाम जैसे ही होनी शुरू होगी और सुबह जैसे, जब तक सूरज नहीं निकलेगा, जब तक सनराइज नहीं होगा तब तक उसका पेन बढ़ा रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर डाउन है। सर्दियों में भी जैसे लोगों को पेन रहता है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो हार्ड रहते हैं, सर्कुलेशन स्लो रहता है। अफेक्टेड जॉइंट्स में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, और ये अटैक लगातार अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो 1 वीक या उससे भी ज्यादा चल सकता है। दूसरा क्रोनिक फेज होता है, इसको टोफोसियस गाउट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं, टॉफी बोलते हैं उनको हम, यूरिक एसिड टॉफी, TOPHI। और ये जॉइंट्स को, हालांकि उतने टॉफी जितने बड़े नहीं होते हैं, ये जॉइंट में परमानेंट डैमेज कर देते हैं। ये जो टॉफी हैं, जो यूरिक एसिड के लार्ज डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स, टेंडन और सॉफ्ट टिश्यू मसल्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और लॉन्ग टर्म और परमानेंट डिसेबिलिटी ये पेशेंट को दे सकते हैं। यूरिक एसिड भी इतना डैमेज कर सकता है। और गाउट और यूरिक एसिड स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है, उसका रीजन आप समझिए, उसका रीजन है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड एक टाइप का ग्रीसी लिक्विड मटेरियल है, आप समझिए, बिकॉज पहले समझा देता हूँ फिर देखना। सपोज ये एक बिग जॉइंट है, बड़ा जॉइंट है ये, ठीक है, और ये एक स्मॉल जॉइंट है, छोटा जॉइंट है। सपोज ये फिंगर का जॉइंट है। अब जो हमारा यूरिक एसिड है, सपोज यूरिक एसिड आपका हो गया 7.8, ठीक है, या 9.8, सपोज यूरिक एसिड है 9.8, जो वैल्यू आपके ब्लड में है पर डेसीलीटर वो 9.8 है। और फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल जो फ्लूइड है, सपोज दैट वो 1 ml है। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल में दे रहा हूं। अब और यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी वैल्यू 0.05 ml है, साइनोवियल, यानी कि ग्रीस, यहाँ पे ग्रीस ज्यादा है, यहाँ पे ग्रीस कम है। लेकिन क्या यूरिक एसिड भी ऐसे कम ज्यादा होता है? नहीं, यूरिक एसिड तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी में सेम वैल्यू के साथ। अब आप इसको समझ लीजिए, सपोज दैट यूरिक एसिड इज जस्ट लाइक अ रेत, बालू की तरह है, मिट्टी की तरह है, क्रिस्टल, क्रिस्टल लाइक सुगर। अब सपोज दैट इसमें हमने 9.1 ग्राम शुगर यहाँ पे डाल दी है, जहाँ पे ग्रीस 1 ml है, और यहाँ पे भी 9.8 ग्राम ही क्रिस्टल डलेगा, जबकि
ग्रीस की वैल्यू ओनली 0.05 ml है। तो फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ग्रीस कम है और रेत और बालू उतना ही डाल दिया। यहाँ ग्रीस बहुत ज्यादा है, जैसे शोल्डर जॉइंट्स, जैसे हिप जॉइंट्स, इनमें कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है यूरिक एसिड का। तो सबसे पहले फिंगर्स में, टो जॉइंट्स में स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम साइनोवियल फ्लूइड होता है, और बाकी फिंगर्स में भी। फिर हैंड्स में, हैंड के फिंगर्स में, रिस्ट जॉइंट्स में, और एल्बो जॉइंट्स में, यहाँ मैक्सिमम है देख, और नीज में, एंकल जॉइंट्स, फिंगर्स, नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट, ये सब जगह हमें क्रिस्टलाइजेशन यूरिक एसिड का देखने को मिलता है। तो स्मॉल जॉइंट से क्यों स्टार्ट होता है, ये मैंने समझाने की कोशिश की एंड आई होप दैट मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ आप लोगों के लिए। अब अगर कोई पूछता है कि यूरिक एसिड स्मॉल जॉइंट से क्यों स्टार्ट होता है, तो आपके पास एक अच्छा टेक्निकल मेडिकल ग्राउंड पे आंसर होना चाहिए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड साइनोवियल फ्लूइड, ये टोटली डिपेंड करता है। नाउ कुछ और डिस्कशन करते हैं यूरिक एसिड में ही। जेनेटिक्स का रोल भी है, मैंने आपको समझाया भी आपको। गाउट के पैथोफिजियोलॉजी में जेनेटिक्स की भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। UR81 एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है यूरिक एसिड का। और कुछ जीन्स भी होते हैं, GLUT9, इसके म्यूटेशन से यूरिक एसिड का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। यानी कि यूरिक एसिड जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हैं, जिसमें से जो जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है, सॉरी, यानी कि बॉडी में ज़्यादा रुकने लगता है, बाहर कम जाता है। इससे गाउट होने का रिस्क बढ़ जाता है। और भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डाइट, यूरिन रिच फूड लेने से, जैसे मैंने आप जो जो चीज़ें अभी आपको मैंने बताई, नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें अल्कोहल, मीट, शुगर ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सी फूड, और कुछ दालें भी होती हैं, पल्सेस, कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, किडनी डिजीज, और वुमेन ज़्यादा प्रोन होती हैं, स्पेसिफिकली मेनोपॉज के टाइम पे ज़्यादा प्रोन हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और एस्ट्रोजन वेनिस होने लगता है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है। और एस्ट्रोजन फीमेल में स्पेसिफिकली यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को प्रमोट करता है, यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, और मेनोपॉजल कंडीशन में वो कम हो जाता है। ऐसे ही मेल में भी कुछ ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, तो मेल पेशेंट में भी 40 के बाद ही ये चीजें स्टार्ट होती है। हालांकि गलत डाइट की वजह से अभी ये कम एज में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मोस्टली ये चीज रहता है। ओबेसिटी एक बड़ा कारण हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बॉडी में, ये ध्यान रखना आप लोग। और इंसुलिन का रेजिस्टेंस डायबिटीज को तो कोज कर ही सकता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा, बट ये यूरिक एसिड को एक्सक्रेट करने से भी रोकता है, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये सब रिस्क फैक्टर हैं जिनको हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में जॉइंट डैमेज हो सकता है इसमें, और हो ही जाता है जो, अगर ट्रीट ना किया जाए, अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए। इसको डायग्नोस करने के लिए यूरिक एसिड का लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट किया जाता है, और जॉइंट्स, अफेक्टेड जॉइंट्स का एक्सरे, सीटी स्कैन या MRI करा के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है।
डाइट में मॉडिफिकेशन करके, डाइटरी चेंजेस करके, प्यूरिन रिच डाइट को बंद करके, और अच्छे से हाइड्रेट रह के, पानी को ज़्यादा पी के, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उनको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए, पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेज पे आप इसको समझते हैं। फर्स्टली हम सबसे पहले किडनी के आउटपुट को इसमें बढ़ाना होता है। किडनी के आउटपुट को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, हालांकि कई बार हम पेशेंट को D6 में देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। S6 स्पेसिफिकली, S6। ओहो, क्या हो रहा है ये? S6, कुछ दबा रहा हूँ, कुछ खुल रहा है। सर नम लोग देख लीजिए आप। नहीं, नम लोक नहीं है इसमें भाई। S6, D4। ये असल में क्या है, ये टच स्क्रीन का लैपटॉप है, और मैं बैग में लेके जाता हूँ ना इसको, और बैग में दूसरे सामान भी हैं। एक दो चीज रखनी होती है बैग में ना, तो ये इसकी स्क्रीन पे प्रेशर आ जाता है, फिर ये ओवर बिहेव करने लगती है, कुछ दबा रह जाएगा होगा कहीं स्किन पे, कहीं प्रेशर की वजह से। तो S6 के ग्लोब्यूल पेशेंट को देने हैं, लेकिन BD देना बस, दिन में 2 बार। 5 ग्लोब्यूल्स, ओनली 5 ग्लोब्यूल्स, ज्यादा देंगे तो पेन बढ़ सकता है। चाहे तो S6 के साथ C6 ऐड कर, C6 को ऐड किया जा सकता है, बट क्योंकि हमें किडनी की फंक्शनैलिटी पे ज्यादा स्ट्रक्चर पे काम नहीं करना है, हमें किडनी की फंक्शनैलिटी स्पेशली थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। अब बाकी सब सिम्टोमेटिकली आपको ट्रीट करना है। सिम्टोमेटिकली उसको जॉइंट्स में पेन है, सबसे अच्छा L2, C4, S5 और WE। इसको D10 में देना है। D10 के बाद डिक्रीज करना है, जब पेन मैनेज होता रहे तो धीरे धीरे वन डायलूशन चेंज करे। D10 से सीधा D6 पे नहीं आएंगे, D10 से D8 पे या D9 पे आएंगे, फिर D7, और फिर D6। D6 पे जैसे यूरिक एसिड का लेवल ठीक आता है तो उसको हम क्लियर अप, मतलब क्लोज कर देते हैं कि इसको ग्लोबिल्स देके, 2 टाइम्स ग्लोबिल्स देके क्लोज क्लोज कर देते हैं S6 के, और ये जो L2 S5 C, S5 C4 WE। फेब्रिफिको 1 भी ऐड करना है इसमें ना, F1 तो देना ही पड़ेगा। ये मस्कुलर पेन, बॉडी पेन, और जो इन्फ्लामेशन हो रही है जॉइंट्स में, उन सब कंडीशन को क्लियर करता है। C11GE यहाँ पे दिया जा सकता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, बस। बट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी कई बार डीक्रिस्टलाइजेशन बहुत तेजी के साथ करने की कोशिश कर देती है, तो वहाँ कई बार पेन इंक्रीज हो सकता है C11G से। आप चाहें तो उसको, अगर बहुत सीवियर अक्यूट अटैक है, सीवियर तो नहीं, अक्यूट अटैक है, तो आप C11G को नहीं दीजिए, क्रोनिक में जरूर दीजिए। अगर क्रोनिक है तो C11, Ven 1 और G, D6 या D10 में, क्रोनिक वाले केस में ये सबको देना है। लेकिन फर्स्ट हमारा मोटिव रहेगा कि जो यूरिक एसिड है बॉडी में वो कम, उसका वैल्यू कम हो। और वैल्यू कम होगा, फर्स्ट तो उसका डाइटरी जो इनटेक है वो बंद कराना है, प्यूरिन का, और मेटाबॉलिज्म करेक्ट हो उसका। उसके लिए हमारे पास C11 भी है, और S5 भी हमने फर्स्ट वाले प्रोटोकॉल में, L2 S5, ये दोनों तरीके से काम करता है। और भी सिम्टोमेटिकली कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो आप उसको दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है,
पेन कॉम्प्रेस, हॉट पेन कॉम्प्रेस देना है गर्म पानी के साथ। गर्म पानी से जैसे ही वो कॉम्प्रेस के साथ सिकाई करेगा उसकी, वैसे ही उसको रिलीफ मिलेगा, साथ के साथ रिलीफ मिलेगा। टेम्परेचर हॉट को थोड़ा बढ़ने से उसको वैसे भी आराम लगता है। लेकिन जॉइंट बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मालिश या ऑयलिंग नहीं करी जा सकती, क्योंकि जो स्वेलन ऑफ जॉइंट है, वो टच करने से भी उसको पेन होता है। ऑयलिंग से बचें। और कॉम्प्रेस में भी अमृत धारा या ऐसी चीज मत ऐड करें, उससे भी उसको इरिटेट हो जाएगा उसका जॉइंट। नॉर्मल सिंपल पेन कॉम्प्रेस दे सकते हैं। या अगर ऑयलिंग आपको देना भी है तो सिंपल सा उसको आप खुद बोल दीजिए, चाहे जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल में 5-10 ग्राम गार्लिक, 5-10 ग्राम मेथी दाना को उबाल के उसको अच्छे से बॉईल करके और उसको लगाए, वो बेटर रहेगा उसके लिए। आप अपनी मेडिसिन फिर बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई वेपराइज इफेक्ट वाली चीज उसमें ना हो। पर ऑयलिंग से उसको प्रॉब्लम होगी जब तक स्वेलिंग रहेगी, ये बात पक्की है। और S6 से यूरिन आउटपुट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक वो क्लियर होगा भी नहीं। हाँ, यहाँ एक दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं। मैंने कई बार पहले भी ये बताया, यूरिक एसिड गाउट के पेशेंट के लिए अच्छा प्रोटोकॉल है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। S2, S6, C6, L1, Y एंड B। D6 ये डिपोजिशन को क्लियर करता है, एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन करता है इवन लीवर से भी, इसलिए मैंने S2 ऐड किया है इसमें। कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट को हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। D6 से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से, बट गाउट में से पेन बढ़ता है। 10 में से 3 केस में पेन इंक्रीज हो सकता है। तो अगर आपको ये यूज करना है, X2, S6, C6, L1, YB, जो बेटर है S6, D4 ग्लोबिल देने से, बेटर प्रोटोकॉल है ये। बट अगर आप इसको ये यूज करना है तो फिर आपको डोज मैनेजमेंट इसके साथ करना होगा। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंट को भी आपको बताना होगा पेशेंट को कि आप इसको 4 ड्रॉप से स्टार्ट करिए, 4 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे। 2-3 दिन में स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर उसके बाद थ्राइस अ डे। फिर स्टेब्लिश हो जाएगा, फिर 4 के बजाय 6, 7, 8, 10 ड्रॉप, ऐसे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा।